नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबके मन में सवाल है कि भारत और पाकिस्तान की सरहद पर अब क्या होगा। क्या युद्ध विराम इसी तरह चलेगा या फिर एक्शन होगा। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने अपनी पार्लियामेंट को बताया कि भारत के साथ सीज फायर 18 मई तक जारी रहेगा। इसाक डार ने उम्मीद जताई कि सीज फायर की डेडलाइन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत की सीमा पर बहादुर जवानों के सामने राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुनिया ने अभी जो देखा, पाकिस्तान को जितनी मार पड़ी वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को अभी प्रोबेशन पर रखा गया है। अगर पाकिस्तान का रवैया नहीं बदला तो फिर उसे पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। मगर पाकिस्तान में अब सारे लीडर भारत से बात करने की गुहार लगा रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट से कहा, हो सकता है थोड़े दिन में भारत पाकिस्तान से बात करने के लिए राजी हो जाए। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है क्योंकि सारे मसले बातचीत से हल हो सकते हैं। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को नए भारत का संकल्प आज सुना दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, अब भारत पाकिस्तान में मौजूद बचे खुचे टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करके ही चैन लेगा। अब भारत सहेगा नहीं, पलटवार करेगा, जैसे को तैसा जवाब देगा। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान सिर्फ रोका है, खत्म नहीं किया है। सही वक्त पर पाकिस्तान को फिर सबक सिखाया जाएगा जो पहले से ज्यादा सख्त और पहले से ज्यादा सटीक होगा। पाकिस्तान को भी डर है, अब भारत फिर हमला कर सकता है। पिछले 3 दिन से पाकिस्तान के नेता दुनिया के दूसरे मुल्कों से संपर्क कर रहे हैं, किसी तरह से भारत के साथ बातचीत शुरू करवाई जाए। लेकिन राजनाथ सिंह ने आज पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान भले ही इधर उधर की बातें करता रहे, उसके नेताओं को समझ आ जाना चाहिए कि हमारी स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में कैसे कहर बरपाया, पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस कैसे तबाह करती है। इसके बाद भी अगर पाकिस्तान को अकल नहीं आती तो फिर एक्शन के लिए तैयार है। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है। यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री का एक एक शब्द, एक एक वाक्य ध्यान देने वाला है। पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद रक्षा मंत्री ने एक बार फिर
पाकिस्तान के झूठ के सबूत दिखाए। पाकिस्तान बार बार दावा कर रहा था उसने भुज एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, भुज एयरबेस इस्तेमाल के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन राजनाथ सिंह का विमान आज इसी भुज एयरबेस पर उतरा और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हुआ। राजनाथ सिंह ने दुनिया को पाकिस्तान की असलियत दिखाई। राजनाथ सिंह जब भुज एयरबेस पर बहादुर जवानों को बधाई दे रहे थे तो उनके पीछे विंटेज एयर डिफेंस सिस्टम पेचोरा दिखाई दे रहा था। एयरफोर्स का जैगुआर फाइटर प्लेन और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी दिखाई दे रही थी। पेचोरा वही शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं जिसमें पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में तबाह करने की ताकत है और तबाह करके दिखाया था। राजनाथ सिंह के बैकग्राउंड में दिखाई देने वाले वेपन्स और जेट एयरक्राफ्ट्स ये दिखा रहे थे कि भुज एयरबेस पूरी तरह इंटैक्ट है। फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को फिर से दहलाने के लिए तैयार है। भारत माता की बोले शो निहाल। भारत के जवानों का यही जोश, भारत सरकार का यही रुख पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत फिर हमला कर सकता है, इसीलिए पाकिस्तान के नेता अब दुनिया के दूसरे मुल्कों से भारत के कहर से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सारे मसले बातचीत से सॉल्व हो सकते हैं। पाकिस्तान तो भारत से बात करना चाहता है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान तो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है कि भारत सीज फायर को आगे बढ़ाने से इनकार कर दे। जो बिलावल भुट्टो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि सिंधु का पानी खून से लाल कर देंगे, अब उन्हें डर लग रहा है। वो कह रहे हैं जंग नहीं होनी चाहिए। जो बात बिलावल ने इंटरव्यू में कही वही बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दोहराई। इसाक डार ने कहा पाकिस्तान भारत की लीडरशिप से कॉम्पोजिट डायलॉग करना चाहता है। उन्हें उम्मीद है कि भारत इसके लिए तैयार होगा। इसाक डार ने कहा कि भारत के साथ सीज फायर की डेडलाइन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और उन्हें उम्मीद है कि सीज फायर चलता रहेगा और भारत पाकिस्तान से बात करने के लिए राजी हो जाएगा। 10 को जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई। जो सीज फायर कर लें टेक्निकली बिटवीन द टू वो 12 तक हुई। 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। तो ऑब्वियसली अब वो चीज़ें हैं, अल्टीमेटली इट विल गो टू द डायलॉग। अभी तो मिलिट्री टू मिलिट्री ये कम्युनिकेशंस हैं, तो ऑब्वियसली द पॉलिटिकल डायलॉग विल टेक प्लेस। हल तो सारा मसाइल वहाँ होंगे। तो हमने दुनिया को कहा कि कॉम्पोजिट डायलॉग करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो कश्मीर को हड़प करने का जो उन्होंने फैसला किया 2019 में, और हमने कभी माना नहीं ना मानेंगे, वो भी नॉट अदर देन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी लिख दिया कि ये मसला जो है ये हल होने वाला है और ये दोनों आपस में हल करें। तो ये जो डायलॉग होगा कॉम्पोजिट डायलॉग होगा। अब देखिए कैसे सुर बदल गए हैं और पाकिस्तान की ये जो उम्मीद है ना, ये अमेरिका के भरोसे है, ट्रंप के भरोसे है। 10 मई को सुबह सुबह पाकिस्तान दौड़ता दौड़ता प्रेसिडेंट ट्रंप के पास गया था, भारत से बचाओ बचाओ की गुहार लगाई थी। फिर भी बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए, सफ़ेद झंडा लहरा दिया, सीधे भारत से सीज फायर की अपील की। आज इसाक डार फिर कह रहे हैं कि अमेरिका भारत को बातचीत के लिए राजी कर लेगा, लेकिन आज अमेरिका के विदेश विभाग ने इसके बारे में 2 ठूक जवाब दिया। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप बस शांति चाहते हैं। अमेरिका को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनी रहेगी, सीज फायर आगे भी जारी रहेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि युद्ध विराम हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ये बात कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष सीधे आपस में बात करें। हम इसके लिए उनका हौसला बढ़ाना चाहेंगे। इस बारे में हमारा रुख बिल्कुल साफ है। मैं एक और बात कहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति दूत हैं और कहीं भी शांति बहाल होने पर हमें खुशी मिलती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि युद्ध विराम का पालन किया जाएगा और राष्ट्रपति ने युद्ध विराम करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्री
मंत्रियों की खुलकर तारीफ की है। कहा है कि दोनों ने शांति का रास्ता चुनकर बहुत सब्र और अक्लमंदी दिखाई है। भारत भी युद्ध नहीं चाहता। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया भी नहीं था, सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए थे। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इस हिमाकत की सजा उसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत दी गई। तो अब पाकिस्तान रो रहा है। आज राजनाथ सिंह ने साफ साफ कह दिया, अभी तो ट्रेलर दिखाया है, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पूरी फिल्म देखने को तैयार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस गए थे, उस वक्त उन्होंने एयरबेस पर खड़े होकर जवानों से कहा था कि अलर्टनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करता है तो हमारी सेनाओं को पूरी छूट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसका मतलब एक ही है और बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ना होगा, टेररिस्ट कैंप बंद करने होंगे, मोस्ट वांटेड आतंकवादी भारत के हवाले करने होंगे। फैसला पाकिस्तान की हुकूमत को करना है, वहां की फौज को करना है। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर पूरी फिल्म देखने के लिए तैयार रहें। भारत ने यह बात पाकिस्तान को समझा दी है, अमेरिका को बता दी है। इसलिए सीज फायर जारी रहेगा या नहीं, यह भारत पर नहीं, पाकिस्तान के रुख पर निर्भर करता है। अगर पाकिस्तान ने शरारत की तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स पाकिस्तान के बचे खुचे एयरबेसेस को भी तबाह करेंगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यही कहा कि 7 मई का ट्रेलर तो सिर्फ 23 मिनट का था। जितनी देर में लोग ब्रेकफास्ट निपटाते हैं, उतनी देर में हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान को निपटा दिया। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। और साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है, और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है, और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। आपने पूरे देश को यकीन दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता, बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। राजनाथ सिंह की बात बिल्कुल सही है। यह सिंदूर सौंदर्य का नहीं, शौर्य का प्रतीक है, और भारत की इस ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी पिटाई पहले कभी नहीं हुई। हमारी मिसाइल्स ने सटीक निशाने लगाए, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम 100% कामयाब रहा, और पाकिस्तान हर मोर्चे पर नाकाम रहा। न उसका चाइनीज एयर डिफेंस काम आया, न चाइनीज फाइटर जेट हमारा कुछ बिगाड़ पाए, न पाकिस्तानी फौज हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाई। आज यह पता लगा कि 7 मई के हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के एयर डिफेंस को भेदने में पूरी ताकत लगा दी थी। एक एक करके राज बाहर आ रहे हैं। पता चला कि पाकिस्तान ने उस दिन भारत पर 600 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया था, लेकिन एक भी टारगेट तक नहीं पहुंच सका। सारे आसमान में नष्ट कर दिए गए, गिरा दिए गए, और इसके लिए भारत ने 1000 से ज्यादा एयर डिफेंस गन्स और 750 से अधिक शॉर्ट एंड मीडियम रेंज की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया।
पाकिस्तानी अटैक को नाकाम करने के बाद हमारी फौज ने पहले पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम किया और इसके बाद 15 स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के जरिए जबरदस्त प्रहार किया। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने मिनटों में पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को कबाड़ में तब्दील कर दिया। हालांकि अब तक पाकिस्तान निर्णय मानने को तैयार नहीं थे। भारत ने पाकिस्तान की हवा कैसे निकाल दी ये मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज पाकिस्तानी हुकूमत के एक टेंडर नोटिस ने पाकिस्तान का झूठ खुद ब खुद उजागर कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी एयरबेसेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाला है। इस टेंडर में एयरबेस रिपेयर करने की बात लिखी गई है। पाकिस्तान के एयरबेस रिपेयर करने की ये टेंडर पब्लिक डोमेन में है। अब पाकिस्तान के लोग ही अपनी सरकार से पूछ रहे हैं, अगर भारत के एक्शन में पाकिस्तान के किसी एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ तो फिर रिपेयर का टेंडर किस लिए निकाला गया? शहबाज शरीफ की सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर्स अब खुलकर मान रहे हैं, इस बार इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कहा है कि भोलारी में भारत ने पाकिस्तान के एवॉक्स प्लेन को बर्बाद कर दिया, सारे एयरबेसेस पर मिसाइल्स की बारिश कर दी और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान के पायलट की हालत यह थी कि वो अपने रहे से फाइटर जेट्स को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। अब ये बात तो पाकिस्तानी कह रहे हैं। खैर, पाकिस्तान जो हुआ सो हुआ। अच्छी बात ये रही कि दुश्मन को जख्म गहरे लगे और ये जख्म देने वाली हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, दुश्मन की मिसाइल को हवा में मार गिराने वाले आकाश और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम हो, पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ध्वस्त करने वाला CUAS एंटी ड्रोन सिस्टम हो, या फिर दुश्मन के ठिकाने पर जाकर मार करने वाले स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स हों। इन सब का सक्सेसफुल टेस्ट करना था जो पाकिस्तान में हो गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया। सारे के सारे न्यू एज वॉरफेयर के लेटेस्ट वेपन्स हैं, इंडिजिनियस वॉर वेपन्स हैं, स्वदेशी हैं, जो भारत में डेवलप हुए हैं, भारत में बन रहे हैं। इनका 100% एक्यूरेसी टेस्ट पाकिस्तान में हो गया, दुश्मन पर हमले में हो गया और इसके बाद डिफेंस सेक्टर में भारत की धाक बढ़ी। भारत अब तक हथियारों के मामले में दूसरे मुल्कों पर निर्भर था, लेकिन अब शुरुआत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए 80% हथियार स्वदेशी थे। अब दुनिया में भारत के हथियारों की मांग बढ़ेगी, भारत की ताकत बढ़ेगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और दूसरी तरफ लुटा पिटा पाकिस्तान, जिसके सारे के सारे जंगी साजो सामान धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान के पास ले देकर एक ही डायलॉग बचा है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है, भारत अब न्यूक्लियर बम की धमकियों के प्रेशर में नहीं आएगा और आज राजनाथ सिंह ने यही बात दोहराई। रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान के एटम बम आतंकवादियों के हाथ में भी जा सकते हैं। पाकिस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि वो कितने बड़े खतरे के मुहाने पर बैठी है। दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी इस गंभीर खतरे के बारे में सोचना चाहिए। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन
रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। राजनाथ सिंह ने कल श्रीनगर में भी यही कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में रख दिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री के बयान पर पाकिस्तान में आज बड़ी चर्चा हुई। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान उन्होंने सुना है, लेकिन उन्हें लगता है कि इस तरह की बयानबाजी पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। बिलावल ने कहा उन्हें यकीन है कि भारत सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करेगा, युद्ध विराम जारी रहेगा। अब ये बात सच है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सिक्योर्ड नहीं है, सुरक्षित नहीं है। खुद पाकिस्तान के नेता ये बात कह चुके हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने 2011 में कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स सुरक्षित हाथों में नहीं है। 2022 में अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था न्यूक्लियर हथियारों की वजह से पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। यही बात अब टॉम कूपर जैसे जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ने कही है। टॉम कूपर कह चुके हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन सुरक्षित नहीं रख सकता। यही बात आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। असल में पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सरकार और आतंकियों के बीच चोली दामन का रिश्ता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर आतंकवादियों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने के आरोप लगे हैं। अब्दुल कादिर खान, जो खुद को फादर ऑफ पाकिस्तानी एटम बम कहते हैं, उन पर लीबिया और नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम की तकनीक बेचने का इल्जाम लगा था और पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद किया था। पाकिस्तानी फौज के मौजूदा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओसामा बिन लादेन को देने का आरोप लगा था, जिसके बाद बशीरुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो पाकिस्तान की ये हरकतें सबको पता है, कोई सीक्रेट तो नहीं है। इसलिए दुनिया को भारत की बात बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को IAEA को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के नेता आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े रुख और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से दहशतगर्दी से तौबा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान वाकई में कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी सीधे नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने एक बार फिर से आतंकवादियों के जख्मों पर मरहम लगाना शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को शहबाज शरीफ की सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। भारत के हमले में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। यानी ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को पाकिस्तान की सरकार 14 करोड़ रुपए देगी। भारत के हमले में लश्कर के आतंकवादी मारे गए थे, उन्हें भी पाकिस्तान के सरकारी खजाने से पैसा मिलेगा। जो दहशतगर्द जख्मी हुए थे उन्हें शहबाज शरीफ की सरकार 20-20 लाख रुपए देगी और भारत के हमले में तबाह हुए आतंकी अड्डों का रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएगी। भारत ने पाकिस्तानी हुकूमत के इस ऐलान को टेरर फंडिंग करार दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद दी और पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल
दहशतगर्दी के अड्डों को फिर से आबाद करने में कर रहा है। भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएमएफ को सोचना चाहिए, अगर उसकी तरफ से भेजा गया पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ये टेरर फंडिंग नहीं है? पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैशे मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी देने का पैसा नहीं है। इसकी दुहाई देकर वो IMF से भीख मांगता है, फिर उसे जो पैसा मिलता है उसे वो आतंकवादियों में बांटता है। इसलिए इस पर दुनिया के दूसरे मुल्कों को सोचने की जरूरत तो है। अभी 9 मई को ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज अप्रूव किया था। पाकिस्तान पर टोटल $225 बिलियन का कर्ज है, जो उसकी GDP का 70% है, 70% है। इसके बाद भी अगर खैरात में मिले पैसे को पाकिस्तान जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को देता है, जिन पर यूनाइटेड नेशन से बैन लगाया हुआ है, तो फिर इसका विरोध तो होना ही चाहिए। आतंकवाद के इशू पर पाकिस्तान अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान कहता है कि वो दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, तो फिर ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए क्या खेती करने के लिए दिए गए हैं? पाकिस्तान कहता है कि उसके यहां कोई आतंकवादी कैंप नहीं है, तो मसूद अजहर के जो 14 साथी क्रिकेट खेलते हुए गिरकर मर गए थे, क्या ये खैरात, क्या ये 14 करोड़ रुपए बेकसूर लोगों को खून बहाने का इनाम नहीं है? सारी दुनिया ने देखा है, जहां आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है, जहां रिक्रूटमेंट सेंटर थे, जब उन पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उन्हें मस्जिद और मदरसे करार दे दिया। जब भारत की मिसाइल से आतंकवादियों के चीथड़े उड़ गए तो पाकिस्तान ने उन्हें आम आदमी डिक्लेयर कर दिया। अब कोई ये पूछे, अगर वो आम नागरिक थे तो उनके ताबूत पाकिस्तान के झंडे में क्यों लपेटे गए? कब्रिस्तान में उनके लिए मातम मनाने, उनकी लाशों पर आंसू बहाने फौज के लोग लाइन लगाकर क्यों खड़े थे? अब ये झूठ नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने पिछले 40 साल से भारत में बेकसूर लोगों का खून बहाया है, भारत माता के सीने पर वार किए हैं। अब जब भारत ने आतंकवाद के अड्डों को तबाह कर दिया है तो पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है, हाफिज सईद भी वही है, मसूद अजहर भी वही है, सैयद सलाउद्दीन भी वही है, और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स उनको कवर देती है, सुरक्षा देती है। इसीलिए भारत ने साफ कहा है, जब तक सारे आतंकवादियों को भारत को सौंप नहीं दिया जाएगा तब तक जंग जारी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी से सिंधु समझौते को रद्द करने के फैसले पर फिर से विचार करने की गुहार लगा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद अब सिंधु, चेनाब और झेलम पर नई परियोजनाओं का काम तेज कर दिया है। सरकार चेनाब नदी पर बनी रणबीर कैनाल को और बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी इस नहर का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत को इस नहर से सिर्फ 40 क्यूबिक मीटर पानी मिल पाता है, लेकिन अगर भारत रणबीर कैनाल की लंबाई बढ़ा देता है तो फिर वो चेनाब नदी से 150 क्यूबिक मीटर पानी ले सकेगा। इसके अलावा भारत ने जम्मू कश्मीर में 4 नए पावर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिन पर तेजी से काम होगा। रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो इन प्रोजेक्ट्स पर काम आगे बढ़ाएं। 22 अप्रैल से पहले पाकिस्तान सिंधु समझौते के बहाने भारत के हर ऐसे प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाता था। सलाल और बगलिहार जैसे प्रोजेक्ट्स के डैम की सफाई तक नहीं हो पाती थी, लेकिन अब समझौता सस्पेंड हो गया। भारत अपनी जरूरत के मुताबिक स्टेप उठाने के लिए आजाद है और भारत का यह रुख पाकिस्तान को डरा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हों, उनकी सरकार के मिनिस्टर हों या फिर विपक्ष के नेता हों, सबकी जुबान पर बस एक ही बात है, भारत पाकिस्तान का पानी बंद न करे, सिंधु समझौता बहाल करे। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इसाक डार ने भी कहा कि भारत ने सिंधु समझौते को सस्पेंड किया है, पाकिस्तान इसको किसी भी सूरत में नहीं मानेगा। इसाक डार ने कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका तो फिर बात जंग की तरफ ही बढ़ेगी। इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि ऑनरेबल लीडर द ऑपोजिशन ने उस पर काफ़ी एम्फेसाइज किया, राइटली सो, ये बिल्कुल हमारे लिए नो गो एरिया है। ये 24 अप्रैल को भी अनाउंस कर दिया गया था, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये क्योंकि 1 साल से जायद, ये बल्कि ज़्यादा हो गया है, करीब 2.5-3 साल हो गया जब से पीडीएम गवर्नमेंट आई है, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। उस वक़्त से इन्होंने ये अटेम्प्ट शुरू की हुई हैं, ये आप कह लें करीबन 2.5 साल होने वाले हैं, और हर उनकी कम्युनिकेशन का जवाब दिया जाता है। पिछला खत आया था, चूँकि कॉरेस्पॉन्डेंस 2.5 साल से हो रही है, उनको शौक है, वो कभी कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज, दुनिया में बड़ी चेंजेस आ गई हैं, कभी कहते हैं कि जी ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई हैं, इस तरह की चीज़ें, और हर चीज़ों को जवाब जाता है। तो 8 अप्रैल का, बिफोर दिस इंसिडेंट 8 अप्रैल का लेटर था, जिसका जवाब 8 मई तक देना था, 8 मई को चला गया। एक बात तो हर रोज साबित होती है कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने से पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। पानी का डर पाकिस्तान के नेताओं को रात रात भर सोने नहीं देता। लेकिन अजीब बात है कि हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान का पानी रोकने से बड़ी परेशानी है, और ये बात आज जुबान पर आ गई। असल में इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से नॉर्थ कश्मीर में एक प्रोजेक्ट काफ़ी समय से रुका हुआ था। आज जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा, वुलर लेक पर बना तुलबुल नेविगेशन बैराज, उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए। ये प्रोजेक्ट 1980 से बंद है, पाकिस्तान के प्रेशर में बंद हुआ था। अब अगर तुलबुल बैराज का काम शुरू हो गया तो जम्मू कश्मीर को फायदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही उमर अब्दुल्ला ने यह कहा तो महबूबा मुफ्ती के पेट में दर्द हुआ। महबूबा ने कहा, पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन महबूबा ये भूल गई कि पाकिस्तान ने भारत के साथ कैसी कैसी हैवानियत की है। और जहां तक बात है पाकिस्तान की इस धमकी की कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो बात जंग की तरफ बढ़ेगी, तो भारत ने साफ कर दिया है, जंग रुकी नहीं है, जंग जारी है। पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने पानी पिला दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान के हमदर्द भारत के लोगों से सबक सीख रहे हैं। टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की, उसे ड्रोन सप्लाई किए। अब देश के व्यापारियों ने टर्की का दाना पानी बंद करने का फैसला किया है। आज दिल्ली में ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की मीटिंग हुई। इसमें 24 राज्यों के बड़े ट्रेडर्स मौजूद थे और फैसला हुआ कि अब देश के कारोबारी इन दोनों देशों का माल न तो खरीदेंगे और न इनको माल बेचेंगे। इस फैसले को ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी सपोर्ट किया है।
CAIT ने सरकार से भी इन दोनों देशों के साथ बिजनेस रिलेशंस को रिव्यू करने की अपील की है। CAIT ने फिल्म इंडस्ट्री से भी कहा टर्की और अजरबैजान में फिल्मों की शूटिंग न करें। CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा व्यापारी अब टर्की और अजरबैजान को भारत की ताकत का एहसास कराएंगे। उन्होंने कहा इन दोनों देशों में अगर कोई भारतीय फिल्म शूट होती है तो उसका बॉयकॉट किया जाएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान को समर्थन देने वाली सबने एक स्वर से ये तय किया कि क्योंकि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया, भारत के खिलाफ गया, और जो भारत के खिलाफ देश जाएगा भारत का कारोबारी उसके साथ व्यापार करेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए ये निर्णय किया गया कि तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार का आयात और निर्यात नहीं होगा। दोनों देश तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार होगा। वहीं हमने भारत की फिल्म इंडस्ट्री से कहा है कि अपनी किसी भी फिल्म की शूटिंग तुर्की और अजरबैजान में न करें। अगर किसी ने की तो हम उस फिल्म का भी बहिष्कार करेंगे। टर्की ने मजहब का नाम लिया था तो हमारे देश के मुस्लिम भाई बहनों ने भी टर्की को जवाब दिया। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में सपोर्ट करने वाले टर्की को जवाब दिया। आज देश भर में जुमे की नमाज के बाद टर्की की इस हरकत को मजहब के खिलाफ बताया। लखनऊ में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने कहा इस्लाम कभी इंसानियत का कत्ल करने वालों का साथ देने का हुक्म नहीं देता। टर्की ने पाकिस्तान की मदद करके गुनाह किया है, इसकी सजा टर्की को मिलनी चाहिए। नमाजियों ने कहा अगर पाकिस्तान का रुख सही होता तो दुनिया के दूसरे इस्लामिक मुल्क भी उसके साथ होते, लेकिन हकीकत है कि टर्की और अजरबैजान को छोड़कर सारे इस्लामिक मुल्क भारत के साथ खड़े हैं। तुर्की को चाहिए था कि वो आतंकवाद और दहशतगर्दी की मजम्मत करता। तुर्की ने मजम्मत नहीं की बल्कि पाकिस्तान का पूरी तरीके से सपोर्ट किया और असलहा भी भेजा। ये वो धोखा है, ये वो काम है कि जिससे पूरे भारत देश के 140 करोड़ जनता आहत है। हम सामान भेजें राहत का और आप सामान भेजें हमको मारने का, मैं समझता हूँ इसमें भरपूर तरीके से निंदा होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में घुस के कोई इस तरह से दहशतगर्दी करे और जब हम जवाबी कार्रवाई करें तो उसका साथ उन्हीं ने दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। ये गलत किया। हमसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तिजारती ताल्लुकात खत्म करना चाहिए ऐसे लोगों से जो हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करवाएंगे। हमारा ये कहना है कि अगर आतंकवादी का कोई साथ दे रहा है तो वो भी आतंकवादियों की लिस्ट में आता है। वही अगर कहते हैं कि मुसलमान कंट्री होने थे तो इसमें देखिए OIC की जो 57 जो संगठन है उसमें सिर्फ एक कंट्री बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा है, तो वो क्यों बोल रहे हैं मुसलमान? तो मुसलमानों वाली कोई बात नहीं, वो सिर्फ आतंकवाद है और आतंकवादी की वो संगठन के साथ दे रहे हैं तो वो भी आतंकवादी है। हम अपील करते हैं कि उनका हर तरीके से बायकॉट कर दें। मुंबई से भी इसी तरह की आवाज आई। यहां भी मुस्लिम भाइयों ने कहा टर्की के साथ सारे कारोबारी रिश्ते तोड़कर उसकी इकोनॉमी पर ऐसी चोट की जाए कि वो भी पाकिस्तान की तरह कटोरा थामकर भीख मांगे। जो भी पाकिस्तान का साथ देगा, जो भी पाकिस्तान का साथ देगा, चाहे वो अजरबैजान हो चाहे वो टर्की हो, उसके हाथ में भी एक न एक दिन कटोरा होगा। जो हमारे मुल्क का गद्दार है उसके सारे प्रोडक्ट बिना सोचे समझे ही बैन कर देना चाहिए। एकदम बैन हो जाना चाहिए, किसी को कुछ खरीदना नहीं चाहिए, पूरा बैन कर दिया चाहिए। हिंदुस्तान का दुश्मन है तो पूरा अवाम का दुश्मन है। आज स्वदेशी जागरण मंच ने दिल्ली में टर्की एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया, बॉयकॉट टर्की के नारे लगाए। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से टर्की के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने की मांग की। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने कहा देश के लोगों को चाहिए अब वो टर्की के सामान का इस्तेमाल करने के बजाय स्वदेशी चीजों को अपनाएं, इससे टर्की को नुकसान होगा और भारत का उद्योग तेजी से ग्रो करेगा।
जो आतंकवाद का साथ देगा हम उसका विरोध करेंगे। मोदी जी ने तुर्की को मदद पहुंचाई थी, भूकंप आया था और टर्की ने क्या करा, आतंकवादियों को सपोर्ट किया। टर्की को कहना चाहता हूँ, टर्की अभी भी होश में आ जा, नहीं तेरी औकात हिंदुस्तान दिखा दे तेरे को। टर्की जैसे देश सिर्फ भारत को एक बाजार समझते हैं, अपना उत्पाद तो भारत में बेचेंगे, पर जब मदद करने की बारी आएगी तो पाकिस्तान जैसी जननी जो आतंकवाद की जननी है उसकी मदद करने का कार्य करेंगे। ये नहीं चलने वाला। उसने हमारी छाती पे वार किया है और उस वार का हम उस वार से देंगे कि वो भूल जाएगा। जो इनका दूतावास हमारे हिंदुस्तान हमारी दिल्ली में है वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। ये पाकिस्तान देश है, मेरी सभी से अपील है इसका बहिष्कार करें, इसको अपनी औकात दिखा दें ताकि इसको पता चल जाए भारत भी कोई चीज है। टर्की के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है और इसकी वजह भी है। कई मौकों पर मुश्किल वक्त में भारत ने आगे बढ़कर टर्की को मदद भेजी। कोरोना महामारी के दौरान जब टर्की के लोग मर रहे थे तब भारत ने मुफ्त में टर्की को वैक्सीन भिजवाई। पिछले साल जब टर्की में भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ, टेंट, रेस्क्यू एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की टीमें टर्की भेजी थी। लेकिन टर्की ने इसका क्या सिला दिया? जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया तो टर्की ने पाकिस्तान को अटैक ड्रोन सप्लाई किए। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने टर्किश ड्रोन को मार गिराया, लेकिन टर्की की यह हरकत हर हिंदुस्तानी को नागवार गुजरी और उसका असर दिखाई दे रहा है। इसका एक और एंगल है। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकवादी हमला भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की नीयत से करवाया। आतंकवादियों ने लोगों का धन पूछकर गोली मारी। इसके बाद टर्की ने भी मजहब का नाम लेकर पाकिस्तान की मदद की। लेकिन आज हमारे मुस्लिम भाइयों की बात सुनकर पाकिस्तान को और टर्की को पता चल गया होगा कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का रिश्ता मजहब का नहीं, मिट्टी का है। अगर दुश्मन भारत पर बुरी नजर डालेगा तो धर्म पीछे होगा, हर हिंदुस्तानी दुश्मन के खिलाफ खड़ा होगा। टर्की के प्रोडक्ट्स का विरोध पूरे देश में हो रहा है और वो लोगों की इस भावना का सबूत है। हैरानी की बात यह कि देश के आम लोग सख्त लफ्जों में, सधे हुए लहजे में पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ नेताओं की जुबान जोश में बह गई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बेहुदा बयान को लेकर पूरे देश में पहले से ही नाराजगी है। आज मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा के बयान पर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जगदीश देवड़ा के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। जगदीश देवड़ा को बर्खास्त करने की मांग की। असल में हुआ यह कि देवड़ा जबलपुर में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और जो कुछ कहा उसके इंटरप्रिटेशन पर सियासत हुई। तो सबसे पहले तो मैं आपको जगदीश देवड़ा को बयान सुनवाता हूं जिस पर सारी कंट्रोवर्सी हुई। जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चुन चुन करके, धर्म पूछ पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर। जगदीश देवड़ा का जो बयान मैंने आपको सुनवाया वो एग्जैक्टली वही बयान था। वो कह रहे थे कि सेना के चरणों में नतमस्तक है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कांग्रेस ने ये निकाला कि जगदीश देवड़ा ने सेना का अपमान किया और ये कह दिया कि सेना के जवान मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। और जब ये हुआ तो फिर कांग्रेस के नेताओं ने देवड़ा के इस्तीफे की मांग की। प्रियंका गांधी ने भी जगदीश देवड़ा के बयान को शर्मनाक बताया, कहा कि बीजेपी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, उन्हें बचा रही है। इसके बाद
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, अगर बीजेपी मध्य प्रदेश के दोनों नेताओं का इस्तीफा नहीं लेती तो यह माना जाएगा कि ऐसे बयान बीजेपी की टॉप लीडरशिप के इशारे पर दिए जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया, अब भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं लिया गया, विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो 100% मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्य सत्य है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की इनको छूट दे दी है। हम कल पूरे प्रदेश में जगदीश देवड़ा के और विजय शाह के पुतले जलाएंगे और इनके इस्तीफे की मांग करेंगे। हालांकि कांग्रेस की सुर्ख के बाद जगदीश देवड़ा ने अपने बयान पर सफाई दी, अपने बयान का मतलब समझाया। आपने जगदीश देवड़ा का जो कहा था बयान उसको सुना है। अब वो कह रहे थे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और वो उसकी शिकायत पुलिस से करेंगे। मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में, ये शब्द मैंने कहे हैं। उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए। आप शिकायत करेंगे? बिल्कुल करूंगा शिकायत। जगदीश देवड़ा को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। हो सकता है कि उनके शब्दों का गलत अर्थ निकला हो, लेकिन जो कुछ बोल रहे थे भावना ठीक थी, उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही। लेकिन विजय शाह ने जो कहा वो वाकई में अपराध है, गुनाह है। रामगोपाल यादव ने जो कहा वो अपमान है। अब इसलिए ये दोनों माफी मांगते हुए भी घूम रहे हैं। विजय शाह को तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एफआईआर कमजोर है। मोटी सी बात यह है कि भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पराक्रम का प्रतीक है, देश का गौरव है। इसे धर्म और जाति की नज़र से देखना गलत है, अपराध है। जिसने भी गलती की उसे सजा तो मिलनी चाहिए। 3 साल बाद आज रूस और यूक्रेन ने युद्ध रोकने के लिए डायरेक्ट बात शुरू की। ये बातचीत टर्की के इस्तांबुल में हो रही है। यूक्रेन से सीधी बातचीत का प्रस्ताव पुतिन ने दिया था, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसका स्वागत किया था। इस बातचीत में शामिल होने के लिए ज़ेलेंस्की इस्तांबुल पहुंच गए थे और वो पुतिन से आमने सामने बैठकर बात करना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने इस बातचीत के लिए अपने सलाहकार व्लादिमीर मेंडिस्की की अगुवाई में एक डेलीगेशन भेज दिया। अब यूक्रेन के डेलीगेशन की अगुवाई वहां के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं। इस बातचीत के लिए यूक्रेन के सारे रिप्रेजेंटेटिव सेना के वर्दी पहनकर पहुंचे थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन शांति में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए उन्होंने लो लेवल का डेलीगेशन बातचीत के लिए भेजा। रूस ने कहा यह वही डेलीगेशन है जो 2022 में भी यूक्रेन से बात कर रहा था, पर तब यूक्रेन पश्चिमी देशों के प्रेशर में समझौते से मुकर गया था। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पुतिन इंटरेस्टेड हैं या नहीं, वो वहाँ पहुँचे क्यों नहीं पहुँचे। लेकिन आजकल सीज फायर और जंग रुकने की खबर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, इसलिए ट्रंप के ट्वीट का इंतज़ार करना चाहिए या उनके किसी बयान का इंतज़ार करना चाहिए। ट्रंप बताएंगे कि पुतिन इस्तांबुल क्यों नहीं पहुँचे, और मुझे लगता है कि ट्रंप ये ज़रूर कहेंगे क्योंकि वो इस्तांबुल नहीं पहुँचे इसलिए पुतिन भी नहीं आए। डील होगी तो ट्रंप करवाएंगे।